प्रिय विद्यार्थियों, आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखे गए निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। उसकी सोदाहरण समीक्षा करेंगे। इसके पूर्व के व्याख्यान में हमने इस निबंध के परिचय एवं लेखक के परिचय के बारे में बताया था। श्री बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकार एवं प्रगतिशील गद्य लेखक के रूप में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों से संबंधित अनेक निबंध लिखे। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने सामाजिक जीवन और साहित्य के परस्पर आश्रित स्वरूप का विवेचन किया है। इस प्रसंग में उन्होंने भारतीय इतिहास के अनेक उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि की है और बतलाया है कि जनसमूह के विकास के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। अब बिंदु आता है साहित्य और जनसमूह का संबंध। भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक काल का साहित्य अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। साहित्य में उस काल की रीति नीतियाँ और आचार व्यवहार आदि की परंपराएं चित्रित दिखाई देती हैं। इस संबंध में भट्ट जी ने भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास क्रम के अनेक उदाहरण दिए हैं, जिनका निम्न शीर्षकों में विवेचन यहाँ पर किया जा रहा है। पहला बिंदु है साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। भट्ट जी ने इस सिद्धांत का प्रमुखतः प्रतिपादन किया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। उनके अनुसार जन समूह की सामूहिक चेतना जिस प्रकार के भावों से प्रभावित होती है, उसी प्रकार के साहित्य का निर्माण होता है। यदि जन समूह में उल्लास, करुणा, विषाद आदि का भाव पनपता है, तो साहित्य में भी उसी प्रकार के भाव पल्लवित होते हैं। इसलिए साहित्य जन समूह के हृदय का विकास और उसकी अभिव्यक्ति का आदर्श रूप माना जाता है। दूसरा बिंदु है वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व। बालकृष्ण भट्ट जी ने स्पष्ट किया है कि वैदिक काल में सामाजिक जीवन एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। जिस प्रकार शैशव काल में बालक का आचरण अत्यंत निष्कपट, उदार और भोलेपन से युक्त होता है, उसी प्रकार वैदिक काल में सामाजिक जीवन में उदारता, निष्कपटता तथा सरलता व्याप्त थी। उस समय मंत्रों के द्वारा आर्य लोग प्रातःकालीन सूर्य के अरुण बिंब को देखकर उसकी स्तुति में गीत गाते थे। वे वायु, जल आदि में ईश्वरीय शक्ति मानकर उनकी स्तुति करते रहते थे। उनके हृदय में बनावटीपन या कपट व्यवहार नहीं था। उनका खान पान एवं रहन सहन भी अत्यंत सादा था। वे कदम कदम पर ईश्वर का भय मानते थे और प्राकृतिक पदार्थों से अत्यधिक स्नेह रखते थे। अब तीसरा बिंदु आता है उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। भट्ट जी ने आर्य सभ्यता के विकास के साथ साथ वैदिक साहित्य के विकास का क्रम भी दर्शाया है। उनके अनुसार वैदिक काल में आर्यों के सामाजिक जीवन की विकासावस्था अपने प्रारंभिक चरण में थी, परंतु उपनिषद काल में आते आते आर्यों के सामाजिक जीवन में पर्याप्त विकास हो गया था। आध्यात्मिक चिंतन और ईश्वरीय सत्ता का सामाजिक जीवन में अत्यधिक प्रभाव बढ़ने लगा था। इस कारण उस समय गौतम, कणाद, कपिल आदि ऋषियों ने अपनी अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली।
इन सभी में सामाजिक जीवन में एकता स्थापित करने और अपने अपने गुण कर्म के अनुसार सामाजिक कर्तव्य का निर्वाह करने का निर्देश दिया गया। उस समय सामाजिक जीवन की विचारधारा पहले से अधिक सशक्त और परिष्कृत हो गई थी। नंबर 4 बिंदु आता है महाकाव्यों में सामाजिक जीवन। भारतीय सामाजिक जीवन में रामायण और महाभारत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। ये दोनों महाकाव्य हैं। भट्ट जी ने इन दोनों के उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया है कि रामायण के समय भारतीय सभ्यता अपने परिपूर्ण यौवन में थी, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता कुछ विकृत होकर वार्धक्य भाव को प्राप्त हो गई थी। रामायण के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था, जनता में दुराचरण की भावना नहीं थी। इसके विपरीत महाभारत में भाई भाई राज्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहे और अंत में कुरुक्षेत्र में समूचे कौरव वंश का विनाश हुआ। विद्यार्थियों, 5वां बिंदु है इस निबंध से संबंधित प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। भट्ट जी ने ऐतिहासिक क्रम को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि महाभारत काल के बाद बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृत में साहित्य की रचना होने लगी। ये दोनों संप्रदाय वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण ग्रामीण लोगों की भाषा का प्रयोग किया। इस काल के साहित्य में उपदेशात्मकता अधिक दिखाई देती है। साथ ही सामाजिक जीवन में अनेक रूढ़ियां आ गई और जन समूह विभिन्न वर्गों में बंट गया था। कर्मकांड आदि में धार्मिक कट्टरता तथा ढोंग का व्यवहार बढ़ने लगा था। 6वां बिंदु आता है पुराण साहित्य में सामाजिकता। पुराण साहित्य में सामाजिकता की दृष्टि से भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध में बतलाया है कि यद्यपि उस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, फिर भी कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने उच्च कोटि के संस्कृत ग्रंथों की रचना की। परंतु इसी काल में पुराणों और उपपुराणों की रचना से भारतीय सभ्यता का जो ह्रास हुआ, उससे आर्य सभ्यता एकदम समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप शैव, शाक्त, वैष्णव आदि संप्रदाय समाज में अपने अपने मतवादों का प्रचार करने लगे, अर्थात वहाँ पर भी अलग अलग वैमनस्य बनता चला गया। नंबर 7वां व अंतिम बिंदु आता है हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन का विकास। प्राकृत साहित्य के बाद हमारे देश में हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी। इसके भी दो रूप हमारे सामने आए, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो के रूप में। पद्मावत की कविता में तो वैचारिक गहनता और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता होने से कुछ उदात्त भाव देखने को मिलते हैं, परंतु रासो काव्यों में तो सब कुछ कल्पना पर आश्रित है। इसके पश्चात क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ तथा गुजराती, मराठी, बंगाली आदि में साहित्य रचना होने लगी। इन सब में सबसे समृद्ध साहित्य ब्रज भाषा में रचा गया। परंतु भट्ट जी के अनुसार ब्रज भाषा में भी श्रृंगार रस के अलावा कोई दूसरा रस नहीं दिखाई देता है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि उस समय समाज के सभ्य लोग श्रृंगार वर्णन की चमत्कारी उक्तियों में अधिक रुचि लेते थे। अतः निष्कर्ष रूप में संक्षेप में कहा जा सकता है कि साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण या प्रतिबिंब होता है।
साथ ही सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य भी पूर्णतः प्रभावित करता है। साहित्य और समाज परस्पर आश्रित रहते हैं। सामाजिक जीवन में परिवर्तन आते ही साहित्य का स्वरूप बदल जाता है। इस तरह साहित्य समाज के सामूहिक जीवन को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है। तो विद्यार्थियों, आज के ई व्याख्यान में हमने विभिन्न बिंदुओं के द्वारा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, उसकी समीक्षा करने का प्रयास किया है। इस निबंध से संबंधित अगला ई व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।